हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते फिर आज के इस लेक्चर को और देखना है आज हमें लाइसोसोम। लाइसोसोम वैसे एनसीईआरटी पर आप देखेंगे तो सामने आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी। एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन अगर मैं एक बात कहूं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन क्या आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है वो बड़ी ही प्यारी सी मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म तुम लाइसोसोम की समझ जाओ तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैकेनिज्म नहीं आती एनसीईआरटी 32 बार पढ़ लो क्वेश्चन गलत कर दोगे। उसका रीजन है ना बच्चा, तो उसका रीजन ये है कि अपने को करना क्या है। देखो, अपने को पढ़ना है तो मैकेनिज्म आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अच्छा, हर बार हमारा पढ़ने का शेड्यूल यही रहा है कि हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, डीपीपी करते हैं। डीपीपी में बच्चों तुम लोगों की शिकायत ये है, मुझसे शिकायत नहीं, मैं कर रहा हूं तुम लोगों से शिकायत कि यार मैं डीपीपी जब कराता हूं, कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ता हूं तो तुम उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं रिस्पॉन्स ही नहीं। यार अगर हम डीपीपी छोड़ रहे हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसे करें। अगर नहीं करेंगे तो हमें भी इस चीज का नहीं पता चलेगा तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आप एक चीज बता देते कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, बच्चा क्वेश्चन कर। क्वेश्चन का टॉप हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन बनाते हैं। जब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज, उससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देते हैं, नीट में आने वाले क्वेश्चन करवा देते हैं। तो डीपीपी इंपॉर्टेंट है, डीपीपी तुझे रोज की रोज करनी है। कुछ क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं हम तुम लोगों के लिए, वो तुम करते नहीं हो, तो अच्छी बात थोड़ी नहीं है ना। तो चलो स्टार्ट करते फिर आज के इस लेक्चर को, लाइसोसोम को। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो, 20 से 25 मिनट दिख रहा हो तो डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा लाइसोसोम के ना, मजा आ जाएगी आपको। आपको लगेगा यार ये 4 लाइनों में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सीखा, मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था क्या। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे से एनसीईआरटी पर कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। अगर समझा जाए इनकी मैकेनिज्म ना तो बहुत ही प्यारी सी मैकेनिज्म है। तो आज जितना बताऊं ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना, बड़ा मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं भैया। सबसे पहले लाइसोसोम की बात करेंगे तो ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है। तो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, अगर हम गोल्गी बॉडी की बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में गोल्गी बॉडी को पढ़ा। पिछली क्लास में हम किसको पढ़े? पिछली क्लास में हमने गोल्गी बॉडी को पढ़ा। मैंने गोल्गी बॉडी का सिस्टर नहीं बना दिया। अगर हम इसको गोल्गी बॉडी कहते हैं, ध्यान से समझना, अगर हमने इसको गोल्गी बॉडी कहा तो गोल्गी बॉडी के इस हिस्से से लाइसोसोम निकलते हैं। सामने आपको लाइसोसोम ही दिख रहा है। तो यानी इनकी ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? ये गोल्गी बॉडी से निकलते हैं। गोल्गी बॉडी के कौन से वाले पार्ट से निकलते हैं, कौन से वाले फेज से निकलते हैं? तो हमने कहा था कि गोल्गी बॉडी के इस फेज को सिस बोलते हैं, और जहां से निकलते हैं इसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं। यानी ये कौन से वाले फेज से बच्चे निकल रहे हैं? ये ट्रांस वाले फेज से निकल रहे हैं। तो इनका ओरिजिन पॉइंट गोल्गी बॉडी के ट्रांस वाले फेज से होता है। इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इसकी लोकेशन सेल के अंदर रहती है और ये पूरे सेल में फैले रहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर तो आपको वेसिकल फॉर्म में दिख रहा है। सामने मैंने स्ट्रक्चर दिखाया भी है। ये सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइसोसोम का ही बना हुआ है, तो ये वेसिकल फॉर्म में है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो अब लाइसोसोम के अगर हम अंदर जाएं तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं ये वर्क कैसे करते होंगे? तो देखो मेरी बात समझो। लाइसोसोम का काम क्या है? ये एक तरीके का सेल के अंदर रहता है, और सेल के अंदर जो वेस्टेज वगैरह रहते हैं उनका ये डाइजेशन कर देता है। यानी अगर मैं कहूं कि ये सेल का डाइजेशन सिस्टम है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टेज वगैरह पड़ा हुआ है उसका डाइजेशन करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। इसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई उनको डाइजेस्ट करने आता है। आगे हम मैकेनिज्म भी इसकी देखेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा बढ़ें और देखें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है। अब देखो तुम्हें अमीनो एसिड, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड बच्चा कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में? अमीनो एसिड को कैसे लिखते हो बताओ? तो अब देखना ध्यान से समझना। हमने यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, NH2 के साथ हमने यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या जोड़ा हमने? R जोड़ दिया।
आर की चैन हो सकती है, यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पर COOH को जोड़ दिया। ये हमने किसका डायग्राम बनाया है? ये हमने अमीनो एसिड का डायग्राम बनाया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि ये अमीनो एसिड का डायग्राम है? आता है क्या सर? आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, मैं फिर जो तुम्हारी बायोलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये रिलेटेड है केमिस्ट्री से, थोड़ा सा तुझे आना चाहिए, वही सिखा रहा हूँ तुझे, ठीक है? समझना मेरी बात को। अमीनो एसिड मैंने बना दिया क्या? हाँ बना दिया। अब एक अमीनो एसिड और बना देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने NH, सर ये क्या लिख रहे हैं? अरे भैया NH2 ही लिखा हुआ है ये, ठीक है? यहाँ से हमने यहाँ R जोड़ दिया, यहाँ पर हमने H जोड़ दिया, यहाँ हमने एक एसिडिक ग्रुप जोड़ दिया, COOH को जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? ये भी क्या है? ये भी अमीनो एसिड है। ये क्या मैंने बना दिया? ये मैंने अमीनो एसिड बना दिया। ध्यान से बात को समझना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं इस अमीनो एसिड से H2O को निकाल दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इस अमीनो एसिड से दोनों में से क्या करूं? H2O को निकाल दूं। यहां पर मैंने H2O पानी को निकाल दिया, वाटर को मैंने यहां से क्या किया? रिमूव किया। और जब वाटर को मैंने रिमूव किया तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिली कुछ ऐसे मिली। ध्यान से समझना, समझ में आएगी चीजें, ठीक है? NH2, इधर मैं कार्बन जोड़ूंगा, इधर मैंने R जोड़ा और इधर से मैंने H जोड़ा। इधर से मैंने क्या किया? C डबल बॉन्ड ऊपर कर दिया। इधर से क्या किया हमने? नाइट्रोजन तो वैसे ही जुड़ जाएगा, बाकी इसकी सारी चीजें सिमिलर हैं, बाकी की कोई चीजें यहाँ पर डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। COOH यहाँ से होगा, थोड़ा सा उल्टा लिख रहा होगा, समझना, इस चीज को समझना है तुम्हें, बस इस चीज को समझो तुम, ठीक? चलो आ जाओ। अब यहां पर तुमने देखा, यहां पर तुमने देखा कि एक तरीके का बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया है? यहां पर एक तरीके का हमने बॉन्ड बना दिया है, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। फिर से सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं बच्चा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं बायोलॉजी ही पढ़ा रहा हूं। मैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के काम बता रहा हूँ, वर्क कैसे करता होगा, मजा आएगी तुझे समझने में। एक बार समझ मेरी बात को। हमने दो अमीनो एसिड लिया, दोनों अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए हमने वाटर निकाल दिया। दोनों अमीनो एसिड जुड़े और एक तरीके के बॉन्ड से जुड़े, और इसे जो बॉन्ड बनाया उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मुझे इसे ब्रेक करना है, अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो मुझे H2O की आवश्यकता होगी। अगर मैं इसको एक H2O दे दूं तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा और ये फिर से दो क्या बना लेगा? अमीनो एसिड बना लेगा, अमीनो एसिड बना लेगा। दोनों अमीनो एसिड में फिर से अलग अलग हो जाएगा। यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते क्या है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम H2O दे देते हैं, जिससे बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। तो मेरी बात समझ में आई कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? ये H2O देंगे और बॉन्ड को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, ये बात समझ में हमको आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते कैसे हैं। तो ध्यान से समझना, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इनका पीएच एसिडिक रहता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएच कितना है इसका? एसिडिक पीएच है। क्या है बच्चा इसका पीएच? एसिडिक पीएच है। साथ ही साथ में ये करते क्या है? मैंने कहा ये करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यही चीज तो अभी मैंने बताई ना। हाँ यही चीज सर आपने बताई, लेकिन केमिस्ट्री के ढंग से बताई। हाँ यार, तरीके हैं कुछ बताने के, ठीक है? अब आगे बात बढ़ते हैं। अच्छा एक काम इनके देख लो, देखो पेप्टाइडेज है तो पेप्टाइड को ब्रेक करेगा, लिपिड वाला लिपिड को करता होगा, कार्बोहाइड्रेट को करता होगा, डीएनए आरएनए इस तरह करके इनकी ब्रेकिंग हो सकती है, मतलब इनका डाइजेशन हो सकता है। बात समझना, ठीक है? चलो अब हम बात करने वाले हैं, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज चालू होगी। यहां पर मैकेनिज्म आएगी प्यारी सी, कि हम लाइसोसोम की अगर वर्क की बात करें या इसके मैकेनिज्म कैसे है, ये कैसे काम करता होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मैंने देखा कि मैकेनिज्म समझते नहीं, बस समझ ली कि हाँ ये चीज हुई है, ठीक है। जब मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा तो गलत कर दोगे फिर ना। तो मैकेनिज्म तो इसकी प्यारी है, टब भी नहीं है, बहुत ही अच्छी सी मैकेनिज्म है, समझ में भी आ जाती है, सब बच्चों को आ जाती है। तो अपने को मैकेनिज्म समझना है, ध्यान से समझना थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट दो पहले, सबसे पहले। और लास्ट में जितने मैं डीपीपी कराऊंगा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब समझना मेरी बात को, हमें एक चीज पता है, मैं पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिनट मुझे दे दो बस।
ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हमें एक चीज पता है कि ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, ये क्या है, ये हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम को बनाते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, ये लाइसोसोम को बना रहे हैं। हमने कहा ये लाइसोसोम है, और ये लाइसोसोम के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये वो हैं। हमने क्या कहा कि ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है। हमें एक चीज पता है, ये बन कहां से रहा है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बन रहा है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से कौन से वाले पार्ट से बन रहा है, ये ट्रांस वाले पार्ट से बन रहा है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रांसफेज बोलते हैं। तो लाइसोसोम बन गया। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई, इतनी बात में कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखना, अगर हम एक सेल की बात करें, अगर हम एक सेल की बात करें, ये मैंने एक सेल बना दिया, ये हमने एक सेल बना दिया, समझना, सेल की मेम्ब्रेन मैंने बनाई है केवल। अगर समझो कि इस सेल की मेम्ब्रेन से कुछ फूड है, कुछ फूड है जो कि अंदर आ रहा है। अब आपको पता है कि एंडोसाइटोसिस एक्जोसाइटोसिस वाला मैंने पढ़ाया था, उसी के जरिए से अंदर आ रहा होगा। ये फूड कहाँ पे आ गया, ये फूड सेल के अंदर आ गया। ये क्या है, ये फूड है। ये क्या है, हमने कहा कि ये फूड है। ध्यान से समझना बच्चा, ये हमने क्या बना दिया, फूड बना दिया। अब ये जो फूड है ना, इसका डाइजेशन होगा। क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। ये हमने क्या बनाई है, ये हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है। ये हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड आता है। इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब इसके बारे में और अच्छे से देखना है तो मैंने लेक्चरों में कवर कर रखा है। जब मैंने बताया था तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा कौन से लेक्चर में मैंने बताया, आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि फूड अंदर आ रहा है बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर आ गया वेसिकल फॉर्म में। अब होगा क्या, ये लाइसोसोम जाएगा और कहेगा भैया अंदर आए हो तो तुम्हारा डाइजेशन भी करना पड़ेगा, और तुम्हारा डाइजेशन करना पड़ेगा तो ये तो मेरा काम ही है डाइजेशन करना, तो एक काम करो तुम मेरे अंदर आ जाओ। तो ये हमने लाइसोसोम बना दिया। अब लाइसोसोम के अंदर हम फूड बना देते हैं। एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने क्या कहा, ये फूड हमने बना दिया। ये लाइसोसोम के अंदर कहाँ क्या चला गया, फूड वाला पार्ट चला गया। तो इसको हम क्या बोलते, देखो इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम है। ये देखो, इसको हमने कहा कि ये लाइसोसोम है, और इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा कि ये फूड है। ये क्या है, फूड है। अब लाइसोसोम इसका डाइजेशन करेगा। क्या करेगा, इसका डाइजेशन। और डाइजेशन क्या है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है, तो ये इसका डाइजेशन करा के इसको बाहर निकाल देगा। छोटे 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 पार्टों में क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। तो जब ये वाला लाइसोसोम, देखो ये तो सिंपल लाइसोसोम हो गया, यानी इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं प्राइमरी लाइसोसोम बोलता हूं। क्या बोलता हूं, इसको मैं प्राइमरी लाइसोसोम बोलता हूं। लेकिन जब ये लाइसोसोम क्या करता है कि अपने अंदर फूड ले लेता है, यानी जब ये डाइजेशन कर रहा होता है, तो इस लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बोल रहे हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन करता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। तो हमने मैकेनिज्म में क्या देखा, मैं रिपीट करता हूं, हमने देखा कि गोल्गी बॉडी से निकल रहे हैं लाइसोसोम। जब फूड अंदर आ रहा है तो लाइसोसोम फूड को अपने अंदर कर ले रहे हैं और उसका डाइजेशन कर रहे हैं। जब डाइजेशन कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आती होगी, हाँ सर इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो और क्या करते होंगे। ये तो एक वर्क हो गया, और क्या करते होंगे। सपोज दैट अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। आ जाओ, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, समझना, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखा देखा स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ठीक है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अब सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई। मैं क्या कह रहा हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, तो इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। और तो रिसाइकिल कौन करेगा, फिर लाइसोसोम आएगा। कौन आएगा, लाइसोसोम आएगा। और लाइसोसोम कहेगा कि भैया आओ तुम मेरे अंदर, तुम्हें मैं रिसाइकिल कर देती हूँ। ये यहाँ पर इसको अंदर कर लेगा और इसका क्या करेगा, रिसाइकिलिंग करेगा। क्या करेगा बच्चा, रिसाइकिलिंग करेगा। और इस तरीके के लाइसोसोम को हम बोलते हैं, बड़ा ही प्यारा सा एक टर्म है, इस तरीके के लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटोफैगी।
इस तरीके के लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऑटोफैगी लाइसोसोम बोलते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेशन कर रहा था, ऑटोफैगी लाइसोसोम रिसाइकिल कर रहा है। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क क्या है बच्चा? समझो इस चीज को। इसका वर्क है रिसाइकलिंग करने में, साइकिलिंग करने में। तो जब रिसाइकलिंग होती है तो इस वाले लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? ये लाइसोसोम है। इस वाले लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? इस वाले लाइसोसोम को बोलते हैं ऑटोफैगी लाइसोसोम। समझ में आया क्या? हाँ सर, ये बात भी समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। तो हमने देखा प्राइमरी लाइसोसोम। देखो इधर देखो, हमने क्या देखा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीजों को ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों को, गधेड़ों को। चलो आ जाओ इधर, हाईलाइट करते हैं। हाँ? चलो देखो, हमने क्या देखा समझना। हमने देखा कि हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। कुछ ज्यादा ही हाइलाइटर नहीं चल रहा है ये वाला, दूसरा लेते हैं रुको। हाँ, हमने देखा कि हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम बन रहे हैं। ये यहाँ पर लाइसोसोम बन गए। ये लाइसोसोम क्या कर रहे हैं? जब फूड अंदर आ रहा है, जब फूड कहाँ पे आ रहा है? फूड अंदर आ रहा है, तो इस फूड को अपने अंदर ले जा रहे हैं और सेकेंडरी सेल वॉल, सॉरी, सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहे हैं। कुछ लाइसोसोम ऐसे रहते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको अपने अंदर ले जाते हैं और उसका क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। ऐसे लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटोफैगी लाइसोसोम। ठीक है, बात ये समझ में आ गई होगी। तो देखो ये है मैकेनिज्म, इसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। समझेगा तो समझ में आएगा, क्वेश्चन बनेंगे, कहीं से गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो हमने देखा कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये कहां से निकल रहे थे? गोल्गी बॉडी से। और इनके पास हाइड्रोलेज एंजाइम्स वगैरह भी रहते हैं। हमने देखा सेकेंडरी वाले लाइसोसोम क्या कर रहे थे? तो सेकेंडरी वाले लाइसोसोम डाइजेशन कर रहे थे। तो सर टर्सरी वाले क्या कर रहे थे? ये भी डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। देखो, जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं सेकेंडरी है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम कह देते हैं टर्सरी है। तो इसको टर्सरी हमने बोला। तो ऑटोफैगी वाले फिर क्या कह रहे थे? तो भैया ऑटोफैगी वाले क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी, जैसे ऑर्गेनल्स, जैसे कि क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गए, इनकी रिसाइकलिंग में भी ये हेल्प करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर रोल की। हमने देखा कि रोल क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करना। हाँ, करते हैं। सेल के अंदर का डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम। तो अगर हम बात करते हैं रिसाइकलिंग भी करते हैं क्या? हाँ, रिसाइकलिंग भी करते हैं। करते हैं, कैसे करते हैं हमने देख लिया। तो ये है एनसीईआरटी की लाइन है। देखो एनसीईआरटी की लाइन क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेकेंड नंबर में है रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल्स। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा अगर हमने मैकेनिज्म ही नहीं देखी? हमने मैकेनिज्म देख ली है तो हमें ये लाइनें समझ में आ गई। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अगर तू पढ़ता तो केवल लाइन पढ़ के हट जाता, क्वेश्चन लाइन से आता तो बनता, ना आता तो गलत हो जाता। समझ रहा है मेरी बात को? ठीक, अब हम देखते हैं एक बार लाइसोसोम का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो लाइसोसोम जो होते हैं, हाँ एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम में लिपिड की मेम्ब्रेन पाई जाती है और केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो चलो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो इन ये लाइसोसोम कैसे हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ से बनते हैं? गोल्गी अपेयर से बनते हैं, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। ये जो पाए जाते हैं, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, ऐसे करके एंजाइम पाए जाते हैं। और साथ साथ में डीएनएज और मैंने आरएनएज भी बताया है, ये भी पाया जाता है। इनका जो पीएच रहता है वो एसिडिक पीएच रहता है। ये करते क्या हैं? ये डाइजेशन करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं? तो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में रिसाइकलिंग भी करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी पर मेंशन नहीं किया गया। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन उससे बन चुका है। ठीक, अब क्वेश्चन कर लेते हैं डीपीपी की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइसोसोम? तो क्या लाइसोसोम के लिए सही है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्या? हाँ है। क्या ये गोल्गी बॉडी से बनता है क्या? हाँ बिल्कुल गोल्गी बॉडी से बनता है। तो क्या इसके पास, एक बार मुझे पेन तो लेने दो, हाँ चलो, तो क्या इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं क्या? हाँ सही है, यानी पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो ऑल ऑफ दीज वाले में हमें क्लिक करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया छोड़ दूं क्या तुम्हारे लिए? छोड़ूं? करोगे? चलो फिर कर लेना। चलो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको भी छोड़ दूं क्या? छोड़ देता हूं, इसको भी छोड़ देता हूं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइसोसोम एंजाइम एक्ट करते हैं किसमें? पीएच कैसी होती है इसकी? छोड़ दो,
चलो छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ दूं क्या? छोड़ सर, आज आप करवा क्यों नहीं रहे? रोज तो करवाते हैं यार, दिमाग मेरा खराब है तेरे चक्कर में। सुन मेरी बात को, तुम लोग क्या करते हो, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, उस 2 क्वेश्चन को छोड़ दिए, करना ही नहीं अपने को करके बताने नहीं। मैंने कहा कि तुझे प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना है। इतने सारे क्वेश्चन मैं बना के ला रहा हूँ तो तेरे लिए बना के ला रहा हूँ, समझ रहा है मेरी बात को? तू करेगा, ये क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बन चुके हैं। और अगर देखेगा तो ये मैंने 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी रखा है, 7 क्वेश्चन मैंने रखा है, ये 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं और ये रिपीट होते हैं। समझ मेरी बात को? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार। तो अब मैं जब कहता हूँ यार समझ मेरी बात को, तुझे ऐसा लगता है कि यार सर क्या कह रहे हैं? देख बेटा, मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ तुझे समझना ध्यान से। हम क्या करते हैं, अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब हम एक लेक्चर को देखते हैं और लेक्चर के लास्ट में अगर तुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन लेवल तेरा बढ़िया था, तूने अच्छी तरीके से लेक्चर को समझा। लेकिन अगर ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैंने आज के 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, चल अब तुझे करना है, ठीक है? चलो ठीक, छोड़ रहा हूँ। अब मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोगों को जो भी पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज हमारी डीपीपी नंबर 12 थी, लेक्चर नंबर 12 था, हमने लाइसोसोम पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा एक बार आपको जरूर बताना है, डीपीपी आपको जरूर सॉल्व करनी है। थैंक यू, बाय।